नमस्कार। आज हम करने वाले हैं जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन चल रहा था उसके अंदर दो पार्ट हमने कर लिए हैं। आज जो आगे का तीसरा जो पार्ट है जिसके अंदर हम 101 से 150 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे रीड पैटर्न पर आधारित 150 क्वेश्चनों का टेस्ट था हमारा। इसके अंदर जो 101वां क्वेश्चन है वो सूचना तकनीकी का है। डेटा संचरण के समय में उसमें संयोगवंश या दुर्भावनावंश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी किसी भी प्रकार का ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर है वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। जैसा हम उसको इनपुट देंगे उसकी गणना करके वो वैसा का वैसा आउटपुट देने वाला है। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर की सत्यनिष्ठता होती है, निजता नहीं होती है। निजता तो खुद का पर्सनल होता है, फिशिंग नहीं है, अधिप्रमाणन नहीं है, यानी सत्यनिष्ठ। अगर अगर हम गलत आंकड़े देंगे कंप्यूटर को इनपुट के रूप में तो आउटपुट भी हमें गलत मिलने वाला है। वो जैसा हम देंगे वैसा का वैसा हमको आउटपुट देगा उसका गणना करके। अगला है, निम्न में से ई लर्निंग का लाभ नहीं है। ई लर्निंग यानी जो हमारी जैसे कोरोना काल के अंदर है, ऑनलाइन टीचिंग का जो दौर चला था, घर बैठे आपने जो फ़ोन वगैरह में है आपको जो है क्लासें उपलब्ध करवाई गई थी, वो क्या है? ई लर्निंग है। यानी आप जो ऑनलाइन माध्यम से सीख रहे हैं उसमें उसका लाभ क्या नहीं है, ये पूछा गया है। छात्र स्वगति से सीखता है, जी हाँ, उसको किसी भी प्रकार की क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप पीसी के अंदर है, क्लास वगैरह ओपन करके या फिर कंटेंट के माध्यम से वो अपने आप स्वगति से सीखता है, खुद सीखता है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी का वास्तविक परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ये गलत दे रखा है। वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन होता है उसके अंदर। कैसे होता है इसके अंदर बात करें, जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, कोई भी आपका टेस्ट है, ऑनलाइन है, वेबसाइट पे है, ऐप पे है, ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो वो क्या होता है, वहाँ पे आपका मूल्यांकन किया जाता है। वो ऑनलाइन ही किया जाता है, ई लर्निंग के माध्यम से ही किया जाता है। ये यहाँ पे नहीं होता है, मूल्यांकन नहीं होता है, ये गलत दे रखा है, भी इसका रॉन्ग है। विषय वस्तु को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, विषय वस्तु एक सीमित, आपको जो है मान लो एक टॉपिक का टेस्ट लेना है तो आपको एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर, तो ये भी सही है। विश्वव्यापी सामग्री एक ही जगह आसानी से प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, जैसे अपने गूगल के अंदर सर्च करती है तो क्रोम के अंदर हम कोई भी सर्च कर ले, चाहे अपने भारत की करें, राजस्थान की करें, मध्य प्रदेश की करें, या फिर वर्ल्ड के किसी भी कंट्रीज की करें, ऑस्ट्रेलिया की करें, अफ्रीका की करें, कहीं की भी सर्च कर ले तो आपको एक ही जगह बैठे बैठे आपको सारी चीजें मिल जाती है। वो क्या है? आपकी जो है विश्व की सारी सामग्री मिल जाती है एक ही जगह पे। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर है, उसके माध्यम से जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो आप जो आपको ओएमआर मिलती है पेपर के साथ में, उसमें आपको जो है जो आपका राइट आंसर है उसको गोले को काला करना होता है, काला करना होता है, वही ओएमआर होती है। ठीक है। अगला, सत्य या असत्य बताइए। सत्य या असत्य बताना है आपको, दे रखी हैं दो पॉइंट्स। पहला है डीपीआई, डॉट पर इंच। डीपीआई डॉट पर इंच जितनी कम होगी इमेज उतनी ही साफ होगी, नहीं, डॉट पर इंच जितनी ज्यादा होगी उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी साफ प्रिंट होगी। प्रिंटर के अंदर बात कर रहा है ये, ठीक है, डीपीआई प्रिंटर के बात कर रहा है। नेक्स्ट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहती हैं। जी हाँ, इनपुट आउटपुट जो है डिवाइस होती है वो पेरिफेरल डिवाइस ही हम कहते हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे के सारे क्या है? पेरिफेरल डिवाइस होती है अपनी। ये तो सही है, लेकिन ये वाला है ना, एक नंबर वाला गलत है, तो दो नंबर सही है। केवल एक एक असत्य है, दो गलत, दो सत्य है, दो सत्य है, ये अपना राइट आंसर है। अगला, अगला है, साइबर अपराध में डोस हमले का विस्तृत रूप है। साइबर जो क्राइम होते हैं साइबर, उसके अंदर जो डोस होता है, डीओएस, डीओएस है, उसकी फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है तो ये होता है डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपका है ईवीएस का क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है आपका, किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जी सभी को नमस्कार। पहले अपने जो है आपके हिंदी इंग्लिश की शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, 5-4 प्रश्न है व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के, इंग्लिश के, और ईवीएस के जो प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं। उसके बाद आपको डीएल सर जो है
साइंस के प्रश्न करवा देंगे। चलिए सबसे पहले है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो नहीं है। ठीक है, आपको पुस्तकें दी गई हैं और ये पूछा गया है कौन सी पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। द बुद्धा एंड हिज धमा, इसके बाद वी द पीपुल और पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो तीनों ही पुस्तकें आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। वी दी पीपुल ये जो पुस्तक है आपके अंबेडकर साहब की नहीं है, ये एन पालकीवाला की है। ठीक है, एन पालकीवाला की है। ये जो मशहूर भारतीय आपके अर्थशास्त्री भी हैं, ठीक है, और संविधान विशेषज्ञ है, ये एन पालकीवाला की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की नहीं है। बाकी तीनों जो पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं वो आपके डॉक्टर अंबेडकर जी की हैं। तो विकल्प नंबर सी जो अपना उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग के राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है। अपने पढ़ते आए हैं, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 के अंदर लागू हुआ, उसके बाद से क्या केंद्र और राज्य के अंदर जो सूचना आयोग की स्थापना की उसने नींव डाली थी। यहाँ पर अपने को दिया है, कथन पूछे गए हैं, कौन सा जो कथन है राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही है। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सत्य है। इसका जो गठन है 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। अगला है, यह एक सांविधिक यानी लिगन निकाय है, तो ये बिल्कुल सांविधिक है यानी कानून सहित। लेकिन जो गठन यहाँ पर दे रखा है 18 अप्रैल को हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन गठन का जो वर्ष है वो गलत दे रखा है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 में लागू हुआ, लेकिन यहाँ पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में पूछना है। इसने यहाँ पर दिया है राज्य सूचना आयोग राजस्थान, इसका जो गठन है 18 अप्रैल 2006 को होता है। ये कब होता है? 2006 को होता है। यहाँ पर जो गठन का वर्ष है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 1 और 3 जो है सही हो जाएंगे। विकल्प नंबर बी, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है उसके गठन का वर्ष पूछा है 18 अप्रैल 2006 को होगा। अगला, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ठीक है, प्राचीन ऐसा कौन सा नगर है जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही है? तो वो अपना है मध्यमिका नगरी, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? मध्यमिका या नगरी जो आपका चित्तौड़गढ़ वाला इलाका है उसे अपने बोलते हैं। ठीक है, विराटनगर बेराट जयपुर वाला, और रेड जो आपका टोंक में पड़ता है। अगला, ओहोबा या जोजोबा ये क्या है? खाद्यान्न है, तिलहन है, मसाले हैं या फिर एक फल है? तो ये जो आपका क्या है? एक तिलहन है। बी नंबर हो जाएगा। ना ही कोई फल है, ना मसाले हैं, ना और खाद्यान्न है। क्या है? तिलहन है। अगला आपका प्रश्न है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किन किन के मध्य हुआ था? बाबर व महाराणा सांगा के मध्य, हुमायूं व महाराणा सांगा के मध्य, अकबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। तो पानीपत प्रथम का जो युद्ध है बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? आपकी बाबर की होती है। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य जो युद्ध हुए हैं वो अपने पढ़ते हैं बयाना और खानवा। कौन सा हुआ है? बयाना और खानवा। यहाँ पर यही पूछा है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य हुआ? पानीपत सेकंड जो है हेमू यानी विक्रमादित्य और अकबर के मध्य हुआ। पानीपत थर्ड जो है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के मध्य हुआ था। ठीक है, मराठा सरदार। डी नंबर। तो यहाँ पर पानीपत प्रथम जो है बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होगा, और बाबर व महाराणा सांगा के बीच अगर आपसे पूछा जाएगा तो बयाना और खानवा याद रखनी है आपको, 1527 ईस्वी। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? डी नंबर। अगला ये आपको दौलत सर करवाएंगे, इसके बाद आप अपने जो हिंदी के प्रश्न है आपके वो कर लेते हैं। चलिए भी 124 नंबर प्रश्न है, समास के विषय में कौन सा जो वाक्य है सही नहीं है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। ठीक है, समास जो है आपके शब्द स्तर की प्रक्रिया है। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समास होता है। आप शब्द भी बोल सकते हो या पद भी बोल सकते हो। जो शब्द है किसी वाक्य में प्रयोग में ले लिया जाता है उसे अपने पद बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कथन बनाकर देगा तो वो शब्द की जगह पद भी आपको दे सकता है। तो ये कथन आपका ठीक है। अनेक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाता है। ठीक है भी। समस्त पद के बीच पदों
पद के बीच में जो पदों के कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब समास विग्रह से अपने समस्त पद बनाएंगे तो बीच के जो कारक चिन्ह है या फिर जो शब्द या शब्दांश है उनको हटाकर संक्षिप्तीकरण किया जाता है, ठीक है। तो कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ये कथन भी आपका ठीक है। समस्त पद के बीच के कारक चिन्हों का अर्थ भी समाप्त हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्थ समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जो डी नंबर विकल्प है वो आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं पूछा गया है। अगला, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वो क्या कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द के अंदर आपकी जो संज्ञा है, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कौन कौन से आते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो चारों हैं आपके विकारी शब्दों के अंदर आते हैं। बाकी आपका जो क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है, सभी अविकारी में आ जाएंगे। अविकारी बोल दो या इसी को अपने अव्यय भी बोल सकते हैं, अव्यय, इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, डी नंबर आएगा। अगला है, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है, ये सेम रिपीट हो गया है। अगर यहां पर आता आधार पर बदल जाता है, नहीं बदलता है, अगर ऐसा आ जाता तब अपने कर देंगे अविकारी, अगर बदल जाता है तब अपने जाएंगे विकारी के साथ। तो दोनों ही ध्यान में रखना, नहीं देकर भी आपसे पूछ सकता है, अगर नहीं देगा तब अपने अविकारी कर देंगे। फिर है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक यानी कर्म सहित, स उपसर्ग लगा है इसके अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, कर्म सहित। चार विकल्प है, इसमें अपने को छांटना है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें कर्म मौजूद नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सोहन साइकिल चलाता है। तो मैंने आपको बताया आपको क्रिया से प्रश्न करना है, जैसे चलाना क्रिया है, क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, तो कर्म मौजूद है, सकर्मक। राम पत्र लिख रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्रिया मौजूद है। अरुण क्रिकेट खेलता है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन चिड़िया उड़ रही है, कहाँ का उत्तर मिलेगा, कहाँ उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, क्या, किसे या किसको का उत्तर नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर विकल्प जो अपना उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है, आपका जो कर्म मौजूद नहीं है और जो उड़ना आपकी क्रिया है, उड़ना क्रिया, वो अकर्मक की होगी, ठीक है, अकर्मक, ए नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बच्चों के बैठने का जो आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए होता है। प्रौढ़ शिक्षण स्तर पर होता है, शैशव के लिए है, उच्च प्राथमिक पर है, तो ये तो सभी के लिए हो जाएगा भी, ठीक है, सभी के लिए आवश्यक है, ये डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा क्या है, भाषा के अंदर उसने बड़ा बना कर दिया है, बाकी आसान प्रश्न है, क्योंकि इसने आदर्श पठन भी दे दिया, विषय सामग्री पर प्रश्न, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना इत्यादि जो गतिविधियां हैं वो श्रवण कौशल विकास में किस तरह के बालकों के लिए, तो ये तो सभी के लिए है, इसमें शैशव भी आ जाएगा, प्रौढ़, उच्च प्राथमिक, सभी, डी नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला, हलवाई का स्त्रीलिंग जो है वो क्या है, तो हलवाई का जो स्त्रीलिंग क्या होगा, हलवाइन बनेगा, बी नंबर, आइन प्रत्यय लगा है इसमें, ठीक है, हलवाई का क्या बनेगा, स्त्रीलिंग जो है हलवाइन बनेगा। ये वाला देगा आपको एग्जाम के अंदर, इसमें बड़ा ई जो है नहीं आएगा, गलती मत करना इसमें, ये तो वैसे ही गलत दे रखे हैं, तो बी नंबर विकल्प हो जाएगा, लिंग परिवर्तन दिया है। अगला, भाषा का जो प्राथमिक रूप क्या होता है, तो जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है यानी मौखिक स्वरूप बोलचाल ही होगा, ठीक है। सबसे पहले अपने मौखिक रूप से बोलते हैं, तो इसका जो उत्तर क्या होगा, बोलना। इसने पूछा है प्राथमिक रूप क्या है, ठीक है, क्रम नहीं पूछा है, भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो क्या है, मौखिक रूप से बोलना। अगला, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने को कहा। यहां पर जो अध्यापक का क्या मंतव्य है, ठीक है, उसका मंतव्य क्या है, उनकी स्मृति का परीक्षण करना, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण विधियों के अंदर मैं आपको बता देता हूं, हमेशा जो आपको विकल्प मिलेंगे उसके अंदर एक से ज्यादा जो विकल्प है वो सही होते हैं, लेकिन अपने को जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होता है उसका चुनाव करना होता है। तो यहाँ पर इसने दे दिया स्मृति का परीक्षण करना, ये उसका मंतव्य नहीं होगा। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, ये सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है, बी नंबर होगा इसका, ठीक है। कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित जो प्रश्नोत्तरी है उसका मंतव्य क्या है, उस टॉपिक के प्रति उनकी रुचि पैदा करना,
बी नंबर विकल्प होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से जो बच्चे हैं वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, या केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कहानी, कविता या गीतों और नाटकों के माध्यम से जो है विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ए नंबर विकल्प होगा, ए नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला जो है, स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। अब आपके इंग्लिश के प्रश्न है, अब आपके जो है इंग्लिश के प्रश्न है। एक मिनट, हेलो, चलिए। स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव में, पैसिव वॉइस जो आपका टॉपिक है उसमें से प्रश्न बना है, स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। इसका आपको पैसिव बनाना है। ए लॉट ऑफ वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट, द वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान में रखना, अपने पैसिव वॉइस की सामान्य फॉर्म अगर जो बात करें तो इसमें अपने जानते हैं थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो टेंस दिया है टेंस वही का वही रखना होता है। एक्टिव से अपने को क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो सही कौन सा हो जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क इज, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, आर दिया है यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए बी के साथ आईएनजी लगाएंगे। डन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, डू, डिड और डन कौन सी फॉर्म आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी नंबर विकल्प जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी भी अपने को चाहिए, सी नंबर हो जाएगा। अगला, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, ठीक है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको आपको बदलना है। देखिए, आई आस्क्ड माई ब्रदर, इसने बोला है आई सेड टू, तो सेड टू को अपने टोल्ड में बदल सकते हैं। यहाँ पर आस्क, आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना होता है। यहाँ पर भी आस्क दिया है, ये तो वैसे ही कट जाएंगे। अब यहाँ पर इसने दिया आई परमिटेड, परमिट का मतलब स्वीकृति या फिर अनुमति होता है, जबकि ये क्या बोल रहा है, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, ठीक है, यही मतलब किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। तो सजेस्ट किया उसने, आई सजेस्ट टू माई ब्रदर वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए रीजन, हमें किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। डी नंबर, यहाँ पर सजेस्ट है, सर्वाधिक जो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर होगा। आस्क यहाँ पर नहीं करेंगे, और यहाँ पर इसने बदलाव जो है बिल्कुल सही तरीके से किया है। तो आई सजेस्ट टू माई ब्रदर वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। चलिए, अगला है टू एंड इन स्मोक, जो आपका ईडियम फ्रेजेस है, टू एंड इन स्मोक यानी धुएं में खत्म करना। इसका सिमिलर जो अर्थ है वो क्या निकल सकता है, डाई ऑफ कैंसर कोज्ड बाय स्मोकिंग एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, ठीक है। टू एंड इन स्मोक यानी धुएं में खत्म करना, हिंदी अर्थ बता रहा हूं। थोड़ा सा अगर आपको हिंदी अर्थ निकालना आता है, और आपको क्या है, जो मुख्य है पुराने पेपरों के अंदर आए हुए हैं, उनका आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर क्या निकलेगा, एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, ठीक है, बिना कोई व्यवहारिक परिणाम दिए बिना क्या करना, समाप्त करना, एंड। तो एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, ये यदि आपको याद होगा तभी आप इसको जो है सही कर पाओगे, ठीक है। ये आपको जैसे हिंदी के अंदर अपने लोकोक्ति मुहावरे पढ़ते हैं, वैसा का वैसा ही यही। अगला, द सेक्रेटरी हैज पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट द स्टाफ शुड वर्क ऑन सैटरडे, यानी जो सेक्रेटरी है, द सेक्रेटरी हैज पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट द स्टाफ शुड वर्क ऑन सैटरडे। तो इसके लिए अपने एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या फिर सजेस्ट। उसने क्या दिया है, सुझाव दिया है, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं की है, कोई उसने रिक्वेस्ट नहीं किया है, रिजेक्ट अपने नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं होगा, क्या होगा इसका, सजेस्ट, बी नंबर आएगा। सेक्रेटरी ने क्या दिया है, एक प्रकार से सुझाव दिया, सजेस्ट जो है यहां पर सही होगा, बी नंबर आ जाएगा। अगला, डिकन्स इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट एंड डैश द एसेसिस्ट, इसके लिए आपसे आर्टिकल पूछा गया, ए का प्रयोग करोगे, एन का करोगे, द का करोगे, या फिर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन इसने क्या बोला है,
डिकन्स इज ए फेमस, प्रसिद्ध, एज ए नोवेलिस्ट, यहां पर ए का प्रयोग कर लिया, यानी स्पेसिफिक की बात हो रही है। जब भी विशेष की बात होगी वहां पर अपने दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दा का प्रयोग करते हैं। दा नंबर बी नंबर होगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिकन्स इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट, एंड यहां पर एंड है, ये एस लगा है, ये एंड है, एंड द एसेसिस्ट, बी नंबर आएगा। स्पेसिफिक की जब भी ये बात आएगी ना, विशेष की बात आएगी स्पेसिफिक की, तब अपने दा का यूज करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना। आर्टिकल अगला, फॉर लर्निंग इंग्लिश द पुपिल्स शुड फॉर्मुलेट द हैबिट ऑफ द लर्निंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखना। द पुपिल्स, यहाँ पर पुपिल्स जो है ये अपने विद्यार्थियों को बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में जो अपने पर्यायवाची पढ़ते हैं उसी प्रकार से अपने स्टूडेंट्स बोलते हैं, इसने यहाँ पर पुपिल्स का प्रयोग किया, विद्यार्थियों को ही बोलते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए है। फॉर लर्निंग इंग्लिश द पुपिल्स शुड फॉर्मुलेट द हैबिट ऑफ, उनमें कौन सी आदत विकसित करेगा, इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स, लिविंग इन इंग्लिश एरिया, या फिर गोइंग टू लाइब्रेरी एंड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, यहाँ पर ये रीडिंग होना चाहिए, ठीक है, गोइंग टू लाइब्रेरी एंड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, सी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर। चलिए अगला है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच डिफर्स फ्रॉम द ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी जो संवादात्मक अप्रोच है या दृष्टिकोण है, पहुंच है, वो क्या डिफर करेगी। इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड मीनिंग इज पैरामाउंट, ठीक है, पैरामाउंट का मतलब होता है आला दर्जे का। इन ऑडियो लिंगुअल मेथड मेमोराइज स्ट्रक्चर इज इनक्रेज्ड, इनक्रेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, स्ट्रक्चर्स मतलब बनाना या आकार या बनावट के लिए अपने प्रयोग में लेते हैं। इन ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का मतलब हो गया तनाव, तनावपूर्ण, ठीक है, यानी ये जो अप्रोच है वो क्या है, बच्चे के अंदर उसको प्रोत्साहित करेगी, एनकरेज्ड। इन ऑडियो लिंगुअल मेथड मेमोराइज स्ट्रक्चर्स इज इनक्रेज्ड, ठीक है, थोड़ा सा आपको मीनिंग का अगर पता होगा तो उत्तर निकालना बिल्कुल आसान है। अगला, डॉक्टर वेस्ट मेथड डेवलप्स, ये जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है जो आपका पहले ही वाला आप लोगों ने टेस्ट पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक रीडिंग पद्धति है, ठीक है। द वोक्युलर मेथड डेवलप्स, यानी डेवलप्स का मतलब है बच्चों में क्या निर्मित करेगी या किसका विकास करेगी। द वोक्यूबलरी ऑफ स्टूडेंट, रीडिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट, रीडिंग करेगी, रीडिंग की हैबिट जो है उनमें विकसित करेगी, पी नंबर आएगा। इसको अपने रीडिंग मेथड भी बोलते हैं, जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, ये जो पद्धति है शिक्षण की, इसको अपने रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। तो ये बच्चों में जो रीडिंग पढ़ने की आदत को क्या करेगी, विकसित करेगी, बी नंबर जो विकल्प है इसका उत्तर होगा। अगला, द मेन चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ाने के अंदर कौन कौन से जो समस्याएं आपके सामने आएगी, चैलेंज जो है आपके सामने आएंगे। एटीट्यूड, एटीट्यूड अभिवर्ती को बोला जाता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, यानी सही से उसको उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण करना। ग्रामर, यानी इंग्लिश को पढ़ाने के लिए आपको जो है आपकी व्याकरण के ऊपर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो तीनों ही जरूरी है। एटीट्यूड यानी अभिवर्ती को बोलते हैं अपने, किसको बोलते हैं, अभिवर्ती। इस अभिवर्ती का मतलब क्या होता है, आपका जो दृष्टिकोण है, जो विषय आप पढ़ा रहे हो, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें आपकी अभिवर्ती भी जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन यानी उसका जो उच्चारण आप कर रहे हो वो भी जरूरी है, और ग्रामर भी जरूरी है। तो सही जो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, तीनों ही चीजों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या होगा, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी, तो डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आगे जो है आपके मैथ के क्वेश्चन है। चलिए अब आपके जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको दौलत सर और सुभाष सर करवाएंगे। आइए सर। नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस कोशिकांग में क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। छोटी छोटी क्रिस्टलीय संरचनाएं उपस्थित होती हैं। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे, इसको देखोगे
माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी क्रिस्टी संरचनाएं पाई जाती है, क्रिस्टी संरचना पाई जाती है। तो ये किसके अंदर होती है? ये क्रिस्टी संरचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य का गुणसूत्र किससे बना होता है? अब मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। इसी को हम जीन कहते हैं। और जीन क्या होता है? एक डीएनए का खंड होता है। डीएनए का क्या होते हैं? ये खंड होते हैं। और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। यानी कि इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? द्विगुणित डीएनए होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एक सूत्री आरएनए नहीं होता, द्विसूत्री आरएनए नहीं होता, एकल सूत्री डीएनए नहीं होता, जबकि क्या होता है? द्विसूत्री डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोला जाता है। अब देखिए, यदि किसी विलीन का पीएच से 5.2 और तो पीओएच क्या होता है? पीओएच होता है वो क्या होता है? पीएच वैल्यू है वो जुड़ जाती है भी। यानी कि पीओएच मान इतना 14 होता है और पीएच का मान हमें कितना दे रखा है? 5.2। जब आप इसको निकालोगे तो ये मान देखो, 14 में से 5.2 को जब आप माइनस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8.8। कितना आ जाएगा? 8.8 आ जाएगा भाई। पीएच दे रखी है और पीओएच का मान है पूछा गया है। टोटल पीओएच का मान कितना होता है? पीओएच का मान है, पीओएच का मान 14 होता है और पीएच का मान 7 से कम होता है। 0 से 7 तक की रेंज ये आप देख लेना। यहाँ पर होता है, ये होता है 7 उदासीन, ये होता है 14, ये होता है 0। ठीक है, अपना डी नंबर आंसर। यदि कौन एक भौतिक परिवर्तन है? ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण देखिए, एक नया पदार्थ बनता है। तो किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, यानी कि ये क्या हो गया? एक दहन प्रक्रम हो गया। और दहन भी किस प्रकार का प्रक्रम होता है? एक रासायनिक प्रक्रम होता है। बर्फ का पिघलना, पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। पिघलना शब्द एक क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जबकि भोजन का पाचन या पचना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ये किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? तो यहाँ भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया, तो भौतिक परिवर्तन के अंदर कौन सा हो जाएगा? बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट देखिए, किस रंग का तरंगदैर्ध्य यानी लेमडा का मान, लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम, ये होता है वाई विग्योर। ये जो 7 रंग का वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब होता है, वहां पर देखना जो लेमडा मैक्सिमम होता है वो लाल कलर के होता है, जबकि लेमडा मिनिमम होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो तरंगदैर्ध्य किनकी ज्यादा होती है? लेमडा मैक्सिमम किसका होता है? हमेशा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं, यानी उच्च कक्षा के बच्चों को क्या करवाते हैं? शोध कार्य। तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह क्या समस्या है? देखिए, पब्लिक पुस्तक का सहयोग प्राप्त करना, बच्चों को पब्लिक पुस्तक का सहयोग प्राप्त करना, बच्चों को नकल करके विशिष्ट कोषों एवं पुस्तकों के शब्दांश उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, उपयुक्त सामग्री खोजना, इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय का सूचीबद्ध करना। देखिए, जब बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं तो वहां पर क्या है? विश्व कोशों के द्वारा और पुस्तकों के शब्दांशों को उतारने से रोकना, यानी नकल करने से रोकना, ये मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है। कि जब शोधार्थी होते हैं वो अलग अलग बुकों से, ये कुछ विश्व कोश है या कुछ विशेष प्रकार की पुस्तकें होती हैं, वहां से वो क्या न कर ले? नकल न कर ले, ताकि उनका शोध है वो क्या हो? स्वच्छ और सही हो। इसलिए इसका उनको ध्यान रखना जरूरी है, ताकि अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से उनका क्या किया जा सके? मार्गदर्शन किया जा सके। 8वीं कक्षा का कोई छात्र ये कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक इस प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या रहेगा? यानी कि बच्चे को ये पता है कि ये कोई जल है, इस जल के अंदर जो भारी वस्तु है वो तो डूब जाती है, लेकिन हल्की वस्तु है ऊपर तैरती है। तो इसके लिए क्या करना? प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों, भारों को वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। उसे स्पष्ट कीजिए कि हल्का भारी अपेक्षिक पद है, इस कथन उनका स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि वस्तु का भार नहीं वरन वस्तु का घनत्व है, ये निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी नहीं। अब क्या है? बच्चे को विशेष प्रकार के उदाहरण देने पड़ते हैं।
बच्चे को अलग अलग उदाहरण देकर हम इस क्रिया को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो प्रतिकारी उत्तर दीजिए और विभिन्न आकृति, आकारों, भारों को वस्तु की व्यवस्थित करके बच्चे को स्वयं खोजने का क्या प्रदान करना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चा अलग अलग वस्तुओं के आधार पर ये सोच सके कि हाँ वास्तव में हल्की वस्तुएं ऊपर तैरती है और भारी वस्तुएं है डूब जाती है। जिनका घनत्व ज्यादा है तो वो घनत्व है वो भार पर समानुपाती होता है, जिनका घनत्व ज्यादा उनका भार भी क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। जो वैज्ञानिक विधि है उस विधि का सही क्रम है परिकल्पना, प्रयोग, समस्या और निष्कर्ष। समस्या, प्रयोग, परिकल्पना और निष्कर्ष। प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष और परिकल्पना। देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक विधि ये कहती है कि कोई समस्या होती है, क्या होती है, कोई समस्या होती है। उस समस्या अगर दी जाती है उसकी हम क्या करते हैं, कोई परिकल्पना तैयार की जाती है। उसके बाद उसकी क्या करते हैं, हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसकी परिकल्पना तैयार की जाती है। फिर हम उनका विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके उन परिकल्पनाओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसके बाद में उसका क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है। अंत में सबसे पहले क्या आएगा, समस्या, परिकल्पना और उसका प्रयोग, फिर अंत में उसका क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। ये वैज्ञानिक विधि के मुख्य सोपान होते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन एवं आत्मा का पूर्ण विकास। ये बात किसने कही थी, शिक्षा से बालक के शरीर, मन एवं आत्मा का पूर्ण विकास, ये महात्मा गांधी महोदय की है। महात्मा गांधी महोदय ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन एवं आत्मा का क्या होना चाहिए, पूर्ण विकास होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों को उनके प्रकार के आधार पर कितने खंडों में बांटा जाता है। देखिए वास्तविकता में प्रश्नों के जो प्रकार हैं, प्रश्नों के प्रकार या उनकी बात करें खंडों की, तो इनके जो मुख्य जो खंड होते हैं ये दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है मुक्त प्रश्न, मुक्त प्रश्न, और एक होते हैं बंद प्रश्न, मुक्त प्रश्न और बंद प्रश्न। मुक्त प्रश्न होते हैं ये निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं, जहां व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति होती है, स्वतंत्रता होती है वाक्यों को लिखने की। यहाँ पर एक निश्चित उत्तर देना पड़ता है जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। एक निश्चित उत्तर देना होता है, हाँ नाम है, या चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना, रिक्त स्थान भरना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो मुक्त या बंद प्रश्न कहलाते हैं। एक मुक्त या स्वतंत्र प्रश्न कहलाता है, दूसरा मुक्त या बंद प्रश्न कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का होता है। उपचारात्मक शिक्षण देखिए निदान होता है। सबसे पहले होता है निदान, निदान, फिर होता है उसका उपचार। निदान का मतलब होता है जानना, और यहाँ उपचार का मतलब होता है निवारण, जिसको हम कहते हैं कि उस चीज को, समस्या का हल कर देते हैं, उपचारण। तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए, किस प्रकार की तकनीक अपनानी चाहिए, इनके लिए हमें अनुदेशनात्मक तकनीकी होनी चाहिए। किस प्रकार की तकनीकी काम करती है, ये अनुदेशनात्मक तकनीकी काम करती है। इसके अलग अलग अनुदेशन के आधार पर हम उसका निदान करते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। तो किस प्रकार की तकनीकी अनिवार्य है, अनुदेशनात्मक तकनीकी है वो अनिवार्य होती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। प्रयोजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1918 में किया गया था। इसको प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। और ये अगर शताब्दी पूछ ले तो 19वीं शताब्दी मानी जाती है। 19वीं शताब्दी 18वीं और 19वीं शताब्दी 18वीं के अंत में और 19वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी, तो 1918 अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से किससे फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है, यानी कि प्रयोजना विधि का, प्रयोजना विधि का जनक, प्रयोजना विधि का जनक किसे कहते हैं, तो प्रयोजना विधि के जनक थे W.H. किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक महोदय ने ही प्रयोजना विधि का क्या किया था, निर्माण किया था। इसी कारण इसे फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजना विधि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये अपने होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन रहेंगे अपने मैथ से संबंधित, वो आपको करवाएंगे सुभाष सर। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन रहेंगे वो किससे संबंधित रहेंगे, मैथ से संबंधित रहेंगे, वो आपको करवाएंगे सुभाष सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन। संख्याओं 425 और 476 का महत्तम समावर्त HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। महत्तम समावर्त कितना है? 4 है, 5 है, 17 है, 51 है। महत्तम समावर्त निकालने के दो तरीके हैं, अपने इनको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इनके अभाज्य गुणनखंड करके और दूसरा अपने भाग विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अपने इनके पहले टुकड़े करके देखते हैं, टुकड़ों से निकाल देते हैं। 425 के यदि आप टुकड़े करोगे, दो का नहीं जाता है अभी, तो इसमें 3 का, 4 2 6 5 11, 3 का भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 का जाएगा। 8 5 40, बच गए 2 और 5 5 है 25, फिर 5 का जाएगा। 17 5 85, 17 17 का जाएगा 1। फिर अपने 476 के टुकड़े करते हैं। 476 के टुकड़ों करेंगे तो 2 का जाएगा, 2 3 476 है, 476, 2 2 4, 3 2 6 और 8 2 16, फिर 2 का जाएगा। 11 2 22, 9 2 18, फिर 7 का जाएगा। 17 7 119, 17 1। अपने को क्या देखना है इसमें? महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त HCF। HCF क्या होता है अभी? HCF अपने किस तरीके से ज्ञात करते हैं? HCF होती है कॉमन संख्या। HCF क्या होती है? कॉमन संख्या। तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? कॉमन संख्या देखें अपने, एक तो 17 कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन आ रहा है क्या? 5 2 7 कोई नहीं आ रहा कॉमन, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? यानी जैसे कोई राशि है वो स्वयं की क्या हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। इसका मतलब हो गया ब्याज सहित हो जाती है। जैसे अपने मूलधन अगर 100% मानते हैं, यदि मैं ये कहूं कि मूलधन 100% है, तो फिर मिश्रधन क्या है इसका? 3 गुना, 3 गुनी हो जाती है। मिश्रधन 3 गुना है, 300 है। इसमें ब्याज कितना जुड़ गया? ब्याज यदि आप देखोगे तो इसमें ब्याज जुड़ गया 200 रुपए। ब्याज कितना जुड़ गया? 200 रुपए। समय पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 200 इंटू 100। मूलधन कितना है? 100 इंटू दर कितनी? 8। 2 से 100 कैंसिल, और 8 से इसको काटे 25 8 200, कितना आ जाएगा? 25। टी का मतलब 25 वर्ष। टी का अंश कितने वर्ष? 25, यानी वर्ष कितने? 25। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। दूसरा, इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यदि आप फॉर्मूले से इस सवाल को निकालना चाहें, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n-1 बटे क्या आ जाएगा? दर दिए तो दर इंटू 100। n क्या होता है? n होती है कोई राशि कितने गुना हुई है। कोई राशि कितने गुना हुई है। जैसे कोई राशि कितना गुना हुई है? 3 गुना। 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 बटे 8 इंटू 100। काट दो इसको, 2 से काटें 4, 25 चौका 100। टाइम कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। और अपने से टी पूछा था, समय पूछा था। यदि आपको दर निकालनी हो, यदि आपको दर निकालनी हो, इस टाइप का सवाल दिया हो, तो n-1 बटे क्या आएगा? टी इंटू 100। दर निकाल सकते हैं। समय निकालना हो तो बटे में दर आ जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। 1 साल का अपने को क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज, यानी मूलधन दे रखा अपने को 6250 रुपए। मूलधन कितना है? 6250 रुपए। दर क्या है? 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। और टाइम दे रखा है अपने को 1 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है? 1 वर्ष। अब देखिएगा जो शर्त आपको दी गई है, शर्त क्या दी गई है? शर्त दी गई है अर्धवार्षिक।
शर्त क्या दी गई है? अर्ध वार्षिक शर्त दी गई है। और अर्धवार्षिक शर्त हो तो समय क्या होता है? 2 गुना। समय तो होता है आपका 2 गुना, और दर क्या होती है? दर रेट आपकी क्या होती है? आधी। रेट क्या हो जाएगी? आधी। तो इसको अपने अर्धवार्षिक का मतलब 6 माही ब्याज लगेगा उसमें। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने से ब्याज लगेगा, और 6 महीने से ब्याज लगेगा तो समय 2 गुना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगी? आधी। यानी ये दर कितनी होगी? 6% अर्धवार्षिक दर, अर्धवार्षिक दर हो जाएगी। और आपका टाइम क्या हो जाएगा? दुगना करेंगे तो 2 6 माही, 2 6 माही समय हो गया। और अपने को सवाल के अंदर जो निकालना है वो निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज अपने 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, सीधा अपने तरीका लगा करके भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जब आपकी दर क्या है? 6%, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज देखो, चक्रवर्ती ब्याज दर क्या है? 6%। तो 6% की अपने डायरेक्ट फ्रैक्शन भी उठा सकते हैं। 6% की फ्रैक्शन क्या होगी? 6/100 को काटोगे तो 3/25, कितना आएगा? 3/25। यानी ये जो बटे में होगा ये मूलधन का अनुपात होगा, ये मूलधन का अनुपात होगा, और ये ब्याज का अनुपात होगा। का अनुपात होगा ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात हो जाएगा। फिर मिश्रधन जो आपका होगा, मिश्रधन कितना आना चाहिए? मिश्रधन का अनुपात कितना आएगा? 25 और 3 28, 25 + 3 28, 28। मिश्रधन कितना होगा आपका? 28 होगा। अब यहाँ पे अपने मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लेते हैं। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेंगे तो मूलधन कितना है? मूलधन, अपना मूलधन कितना है? 25 यूनिट, और मिश्रधन कितना है? 28 यूनिट। अब देखना है आपको समय कितना दिया गया है। अब आपको क्या देखना है? समय देखना है, समय कितना दिया गया है। यदि आपका समय 2 साल है तो स्क्वायर करना है, 3 साल है तो क्यूब करना है, और 4 साल है तो 4 घात। समय आपका कितना है? 2 अर्धवार्षिक है तो क्या कर देंगे? इनका स्क्वायर कर देंगे। और 25 की स्क्वायर 625, 25 की स्क्वायर कितना हो गया? 625। और 28 की स्क्वायर, 28 की स्क्वायर, 28 की स्क्वायर होता है 784, 784। यानी आपका मूलधन का जो अनुपात है वो तो है 625, और मिश्रधन का अनुपात है, तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज देखो कितना जुड़ गया। चक्रवर्ती ब्याज में से घटा दो, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, और 7 में से 6 जाएगा 1, 159। कितना है? 159। और ये इसका कितना गुना है? 1 वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपए का 12%। 6,250 इसका कितना गुना है? 6,250 इसका कितना गुना है? यानी अपना मूलधन कितना है? अपना जो मूलधन है कितना देर का है? 6,010, और सवाल का कितना है? 625। इसका मतलब 625 का जो मान है वो 6,250 के बराबर है। तो इसका कितना गुना है? 10 गुना है। तो फिर इसका ब्याज कितना होगा? ब्याज पूछा है अपने से, ब्याज को, ब्याज कितना है? 159, 159 10 गुना कर दो, 159 को अपने 10 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1590 रुपए, 1590 रुपए चक्रवर्ती ब्याज होगा। ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दर 6%, टाइम 2 6 माही। तो देखिए अपने 784 में से यदि अपने घटाते हैं 625, 15 14 में से 5 जाएगा 9, 7 7 में से 2 जाएगा 5, 159। चक्रवर्ती ब्याज जो आएगा वो कितना हो गया? 1590 रुपए। एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1590। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले से और दें, ये अपने इसको फॉर्मूले से निकाले। सवाल मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 माइनस मूलधन। 6,250 इंटू 1 प्लस दर, दर कितनी है? 6%, तो 106, 106 बटे 100 इंटू 106 बटे 100 माइनस
6250 को काट दो अपने 53 को काटेंगे तो 50 को काट देंगे 53 काट देंगे तो कितना आएगा 50। 0 से 0 काट देते हैं। 5 से काटोगे आप, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार। फिर इसको 5 से काटेंगे 10 और ये आ जाएगा 5 53। 5 गुना 53 गुना 53 बटे 10 माइनस 6550। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर कितना होता है? 53 का स्क्वायर होता है, जैसे आप 53 का स्क्वायर करोगे 50 से कितना ज्यादा है? 53 का स्क्वायर करेंगे 50 से कितना ज्यादा है? ये 50 से 3 ज्यादा है। 25 में 3 जोड़ दो 28। 2809 2809 इंटू 5 बटे 10। इसको फिर 2 से और काट देते हैं, अभी कट रहा है ना 2 से। 2 माइनस 6550 को अपने सॉल्व करते हैं। 2 से इसको यदि अपने डिवाइड करेंगे गलत काटती है क्या पर वापस से देखो वहां पे गलती कर। मूलधन 6250 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 6%, तो 106 इंटू 106 माइनस मूलधन कितना है 6250 काट दो इसको 53 50 53 50 0 से 0 काट देंगे। 5 से काटोगे 5 से कम 5 5 से काटेंगे इसको, ये कितना आएगा अभी 125 आएगा। अभी तो काटेंगे 5 से तो डायरेक्ट अपने 25 से काट देते। 25 5 125 25 2 50 क्या आएगा? और 5 गुना 53 की स्क्वायर होता है 2809 बटे 2 माइनस 6250। 5 से करोगे 9 5 45 9 5 45 और 8 5 40 अंसल का 4 5 2 10 और 4 14 बटे 2 माइनस 6250। तो सॉल्व करें 2 से अपने डिवाइड करेंगे तो 70 22 2 44 माइनस 6250। इसमें से 6250 घटा दोगे कितना आएगा 0.5 2 इधर से आंसर लेंगे यानी 6250 घटाना है अपने को 2 और इधर से आंसर लेंगे तो 12 12 में से 5 गया 7 12 में से 5 गया 7 तो यहाँ पे हो गया 9 9 में से 6 जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 ये हो जाएगा 772.5 772.5 एक नंबर ऑप्शन होगा इसका जो राइट आंसर होगा। एक नंबर ऑप्शन होगा, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल तो भाई फ्रैक्शन से भी निकलना चाहिए था। 6% को अपने बदलें तो 3/25 अरे 3/50 होगा भी 3/50 होगा 3/50 होगा। चलिए नेक्स्ट द्वंद्व योग विधि द्वारा द्वंद्व योग विधि द्वारा 24,561 का वर्ग ज्ञात करते समय कितने अंक समूह बनेंगे? कितने अंक समूह बनेंगे? द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि द्वारा इसका वर्ग करेंगे तो कितने अंक समूह बनेंगे? अब देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि द्वंद्व योग विधि से अपने वर्ग निकालते हैं समूह। जैसे यदि आपकी कोई 2 अंक की संख्या है, जैसे 2 अंक की संख्या मैं ए बी मान लेता हूं, कि जो वर्ग समूह बनेंगे ना इसके वर्ग समूह देखो किस तरीके से बनते हैं। वर्ग समूह बनेंगे, पहले अपने ए लेंगे फिर ये दोनों लेंगे ए बी और ये क्या बनेगा बी। जैसे कोई 3 अंक की संख्या है, जैसे 3 अंक की कोई भी संख्या है, जैसे मैं ए बी सी मान लेता हूं, पहले ए फिर प्रथम 2 को फिर तीनों को ए बी सी फिर क्या लेते हैं अपने लास्ट के 2 फिर लास्ट का 1 तो कितने बन गए? यानी अगर 2 अंक है तो कितने बन रहे? 3 अंक है तो 5। तरीके से यदि आपके 4 अंक है ए बी सी डी, आप इसमें बनाओगे तो ए पहला अंक लेंगे फिर प्रथम 2 लेंगे
फिर प्रथम 3 लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर अंतिम 3 लेंगे, अंतिम 3 बी सी डी, फिर अंतिम 2 सी डी, फिर लास्ट। इस तरीके से इसके अंक समूह बनेंगे, इसके वर्ग समूह बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ग समूह। यदि आपको वर्ग समूह निकालना है तो इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जितने भी अंक दिए गए हैं, जितने भी अंक दिए गए हैं, अंकों संख्या का दोगुना, अंकों की संख्या का दोगुना, संख्या का दोगुना -1, अंकों की संख्या का दोगुना -1। अंकों की संख्या को अपने n से भी लिख सकते हैं, तो 2n-1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने, 2n-1, 2 गुना n, n का मान कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2 गुना 5 -1 कितने समूह बनेंगे? 9 वर्ग समूह बनेंगे। 1 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जैसे मैं मान लूं कि दुकानदार ने कुछ चीज खरीदी, उसका क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस को यदि ये मैं कहूं कि 100% है, अगर वो 14% प्रॉफिट से बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 114 में बेचेगा। तब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 114 होगा। और यदि इसी वस्तु को 8% प्रॉफिट से बेचेगा, यदि इसको 8% प्रॉफिट से बेचेगा कम करके, तो कितने में बेचेगा? 108 में बेचेगा। यानी 114 में अगर वो 14% से बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? 2850 रुपए में। अगर वो 108 में बेचे तो कितने में बेचेगा? अपने से ये पूछा है, यानी इसका मान अपने को दिया है और इसका पूछा है, इसका दिया है और इसका पूछा है। तब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? यानी 2850, इस चीज का मान अपने को पूछा है उससे हमेशा गुना होता है, और जिस चीज का मान दिया होता है उससे हमेशा क्या होता है? भाग 114। काट दो इसको काट देते हैं अपने 2 से, 5 4, फिर इसको मैं 2 से काटूंगा, 5 2 10, 7 2 14, 57 बार कटेगा। 57 बार सेलिंग प्राइस इसकी कितनी आ जाएगी? 2850 गुना 54 बटे 57 बटे 57। ₹2,850 गुना 54 बटे 57। अब इसको अपने 57 से काट देते हैं। 57 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 57, 7 5 35, इसको अपने 5 से काटें, 7 5 35, 3 5 से कट जाएगा 50 बार। 50 को इससे गुना करेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 54 गुना, तो ये 2700 रुपए, 2700 रुपए इसकी क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्न कार्यों को क्रम से लगाएं। माप की अवधारणा को विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्न कार्यों को क्रम में लगाना है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो सबसे पहले शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। सबसे पहले तो वस्तुओं को क्या करेगा? वो स्थापित करेगा। सी ऑप्शन, सी आएगा सबसे पहले। तो क्या आएगा? सी। और वैसे भी देखे तो सी वाला तो कोई है ही नहीं भाई, कट गया। 1 नंबर ऑप्शन होगा, सी वाला तो एक ही अपने पास। फिर उसके बाद में शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, फिर मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, और फिर मीट्रिक इकाइयों का प्रयोग करेगा। 1 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला, गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता नहीं है। गणित की प्रकृति कैसी है एवं संरचना की विशेषता नहीं है। तो गणित की अपनी सांकेतिक भाषा है। हाँ, गणित की जो है एक क्या है? अपनी एक
सांकेतिक भाषा है। गणित की क्या होती है? एक सांकेतिक भाषा होती है। किसी चीज को जैसे अपने प्लस को इस संकेत से व्यक्त करते हैं, माइनस को इस संकेत से व्यक्त करते हैं, ठीक है, साई को इस संकेत से व्यक्त करते हैं, प्रतिशत को इस संकेत से व्यक्त करते हैं, तो इसकी एक सांकेतिक भाषा होती है। गणित के निष्कर्ष निश्चय व तर्क संगत होते हैं, बिल्कुल इसके तर्क संगत होते हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत नहीं होता है, समुच्चय सिद्धांत नहीं होता है। गणित की विषय वस्तु को सामंजस्यता है, हाँ के अंदर क्या है, गणित की जो विषय वस्तु उसमें सामंजस्यता है, तो ये भी इसका सत्य है। गलत कौन सा है? सी हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य प्रगति पत्र को भरना, संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। नहीं, ये भी नहीं होता है। प्रगति पत्र को भरना भी नहीं होता है गणित निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। परीक्षा के प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ये भी नहीं होता है। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जांचना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जांचना, सी ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? गणित मूल्यांकन में उद्देश्य शामिल होता है, अधिगम अनुभव भी शामिल होता है भाई, ये भी शामिल होता है, मूल्यांकन भी शामिल होता है, तो फिर उपरोक्त सभी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। फिर यानी उद्देश्य भी शामिल होता है, अधिगम अनुभव भी होता है, मूल्यांकन भी होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में आपके किस बाकी रह गई वो क्वेश्चन बताएंगे आपको रोहित सर।